नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। हमारे साथ हर रोज की तरह ही प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं और हम इनसे देश की राजनीति के बारे में बातचीत करेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं सभी नए दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि अगर उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वे इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ नियमित रूप से जुड़ें। अभय सर नमस्कार। नमस्ते बंधुवर। दिल्ली चुनाव के नतीजे आने के बाद यह कहा जाने लगा कि इंडिया गठबंधन जो है एक बार फिर से कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकार कर सकता है। मैं कुछ पत्रकारों को सुन रहा था, वरिष्ठ पत्रकारों को, जो ये कह रहे थे कि अगर आम आदमी पार्टी जीत जाती तो शायद इंडिया गठबंधन टूट जाता, वगैरह वगैरह इस तरह के विश्लेषण आ रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि दिल्ली चुनाव के संदर्भ में या दिल्ली के चुनाव नतीजे आ जाने के बाद की स्थिति में आप इंडिया ब्लॉक को किस रूप में देखते हैं? क्या उसका कोई अस्तित्व है? क्या उसका कोई भविष्य है? देखिए, मेरी व्याख्या ये है कि कांग्रेस जिस दिन चाहेगी उस दिन इंडिया गठबंधन का संयोजक नियुक्त हो जाएगा। कांग्रेस जिस दिन चाहेगी उस दिन उसका अलग से दफ्तर बन जाएगा। कांग्रेस जिस दिन चाहेगी उस दिन उसका सचिवालय बन जाएगा, उसके प्रवक्ताओं की टीम बन जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। सब कुछ कांग्रेस के ऊपर निर्भर करता है। और अगर कांग्रेस लोकसभा चुनाव से पहले चाहती होती तब ये हो जाता। आपको ध्यान होगा, मैं आपको दो घटनाओं का जिक्र करूंगा। इस इतिहास के ऊपर थोड़ा सा गौर कर लेना जरूरी है इस नई रोशनी में कि नीतीश कुमार को कांग्रेस के मौन समर्थन और प्रोत्साहन से ही ये मौका मिला था कि वो सारे देश में विपक्षी गैर भाजपा ताकतों को घूम घूम कर गोलबंद करें और इंडिया गठबंधन में लाएं। उसके पीछे राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, इन तीनों का हाथ उस वक्त नीतीश कुमार की पीठ पर था, क्योंकि कांग्रेस चाहती थी कि ऐसा हो। और कांग्रेस के मौन प्रोत्साहन से नीतीश कुमार सारे देश में घूमे, उन्होंने तमाम नेताओं को जमा किया और एक तरह से इंडिया गठबंधन की शक्ल सूरत बननी शुरू हो गई। लेकिन तभी बीच में मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के नेतृत्व को लगा कि इंडिया गठबंधन शायद औपचारिक रूप में अगर बनेगा तो कांग्रेस की राजनीति को कुल मिलाकर उसका फायदा नहीं होगा। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि कांग्रेस राज्यों के चुनाव हार गई, जो उसे जीतने की उम्मीद थी। उसे उम्मीद थी छत्तीसगढ़ में वो वापसी कर लेगी, मध्य प्रदेश को भाजपा से छीन लेगी और हो सकता है कि राजस्थान को भी बचा ले। लेकिन ये तीनों ही उम्मीदें कांग्रेस की गलत साबित हुई। तो इसके बाद कांग्रेस को लगा कि अब उसकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो इंडिया गठबंधन का उस तरीके से नेतृत्व कर पाएगी जिस तरह से नेतृत्व करना चाहती है। फिर शायद कांग्रेस में, साहब ये शायद वगैरह लगा कह रहा हूं, शायद कांग्रेस को यह भी लगा होगा कि अगर कोई गैर कांग्रेसी नेता इंडिया गठबंधन का संयोजक होगा तो उसका महत्व राष्ट्रीय राजनीति में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और फिर वो बात राहुल गांधी के लिए उतनी सुरक्षित नहीं रह पाएगी। तो अन्य इन दो कारणों से, और कुछ और अन्य कारण भी हो सकते हैं, इंडिया गठबंधन को औपचारिक रूप देने, जिस तरह एनडीए एक औपचारिक रूप में मौजूद है या एक जमाने में यूपीए औपचारिक रूप से मौजूद था, उस तरह से कांग्रेस ने अपनी नीति बीच में बदल दी। इसका नतीजा यह हुआ कि फिर वो जब नीतीश कुमार का नाम प्रस्तावित किया गया संयोजक के तौर पर, तो आपको ध्यान होगा कौन व्यक्ति खड़ा हुआ था नीतीश कुमार को संयोजक बनने के ऊपर शंकाएं जताई थी। वो राहुल गांधी खुद थे। राहुल गांधी ने जो लिफाफा था वो ममता बनर्जी के नाम फाड़ दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, ममता बनर्जी नहीं चाहती हैं, कि पहले उनसे पूछा नहीं गया। एक नाम उन्होंने, और बाकी सारे के सारे लोग तो नीतीश कुमार को संयोजक बना देने के पक्ष में थे, लेकिन राहुल गांधी ने इस पूरे मामले को गड़बड़ा दिया। उसी के बाद नीतीश कुमार ने कहा हमें संयोजक बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है और फिर वो पाला बदलने की तैयारी करने लगे और उन्होंने पाला बदल लिया। तो खुद कांग्रेस ने ही इंडिया गठबंधन की कल्पना, इंडिया गठबंधन के ख्याल और इंडिया गठबंधन की संभावना को आगे बढ़ाया और कांग्रेस ने ही फिर उस अपने ही ख्याल, अपनी ही कल्पना, अपनी ही संभावना की टांग पकड़कर नीचे खींच दी। इसके बाद क्या हुआ कि इंडिया गठबंधन केवल एक विचार के तौर पर जीवित रह गया, एक आग्रह के तौर पर जीवित रह गया, एक बिखरे हुए गठजोड़ के तौर जीवित रह गया इंडिया गठबंधन। उसका ना न्यूनतम साझा कार्यक्रम बना, ना उसका कोई संयोजक बना, आज तक नहीं बना। लोकसभा चुनाव के बाद तो किसकी कोई बैठक भी नहीं हुई है तब से अभी तक। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस जब तक नहीं चाहेगी तब तक इंडिया गठबंधन की शक्ल सूरत कोई नहीं बन पाएगी।
अब अभी कुछ दिन पहले ममता बनर्जी कह रही थी कि वो इंडिया गठबंधन की अगुवाई करने को तैयार हैं। आज अखिलेश जी का एक प्रवक्ता कह रहा था कि अखिलेश जी को अगर मौका मिला तो वो भी तैयार है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक कांग्रेस नहीं चाहेगी तब तक इंडिया गठबंधन वैसा नहीं बन पाएगा जैसा हमारी कल्पनाओं में है, जैसा कभी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस था या जैसा कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है। ये तब तक नहीं हो पाएगा। कांग्रेस नहीं चाहती है, किन कारणों से नहीं चाहती है ये कारण स्पष्ट नहीं है, हम लोग केवल उनका अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन और किसी के कहने से ये नहीं हो पाएगा। इसलिए ये सब जो बातें हो रही हैं कि अब कब इंडिया गठबंधन तब टूट जाता, बन जाता है कि नहीं है, क्या है, अब तो वो केवल संसद के पटल के ऊपर जो विपक्ष गैर भाजपा शक्तियों का जो एक संयोजन होता है, उनका जो आपसी समन्वय होता है, उस समन्वय का नाम रह गया है इंडिया गठबंधन केवल। और उसमें भी कभी कभी खलल पड़ जाता है, ऐसे गौतम अडानी के मसले पर पड़ गया, लेकिन कुल ये इसके अलावा कुछ रह नहीं गया है। तो कांग्रेस जब तक चाहेगी तब तक इंडिया गठबंधन को शक्ल में रखेगी, और जब कांग्रेस को अपनी राजनीति और अपनी भविष्य की योजनाओं के अनुकूल लगेगा तब वो तुरंत इंडिया गठबंधन को एक ऐसा रूप देने में जुट जाएगी, इससे कोई इनकार नहीं कर पाएगा। भाई जो इनकार करेगा वो शर्तें रखेगा, उन शर्तों के साथ एडजस्टमेंट कर लिया जाएगा। लेकिन है सब कुछ कांग्रेस के ऊपर ही पहले था, आज भी कांग्रेस के ही ऊपर है और भविष्य में ही कांग्रेस के ऊपर होगा। मेरा मानना है कि हम लोगों को कांग्रेस क्या चाहती है इस पर निगाह रखनी चाहिए। अगर हम इसके ऊपर निगाह रखेंगे तो सब कुछ दुरुस्त होगा। अब देखिए, प्रताप सिंह बाजवा जो कि पंजाब में कांग्रेस के नेता हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि 30 आम आदमी पार्टी के विधायक उनके संपर्क में हैं। एक कांग्रेस के एमपी भी दावा कर रहे हैं ये कि हम चाहेंगे तो सरकार बना लेंगे, इस तरह की बात वो कह रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, जो पार्टी देश में गैर भाजपा विपक्ष का नेतृत्व करना चाहती है, वो किसी अपने ही गठबंधन से जुड़ी हुई एक क्षेत्रीय शक्ति की सरकार को तोड़े और उसके दो नेता उस सरकार को तोड़ने की पेशबंदी करते हुए नजर आए और उनको ऐसा करने दिया जाए। मेरा तो मानना यह है कि अगर प्रताप सिंह बाजवा और औजैलिया के संपर्क में कुछ आम आदमी पार्टी के विधायक आए भी थे तो उनको तुरंत कहना चाहिए था कि भाई आप दूर रहिए हमसे, क्योंकि उसके बाद कांग्रेस जिसे कहते हैं ना कि एक शॉर्ट साइटेडनेस या दूरंदेशी का पूरी तरह अभाव, फिर कांग्रेस के साथ कौन जुड़ेगा? अगर वो एक क्षेत्रीय शक्ति की चुनी हुई जबरदस्त बहुमत की सरकार को खुद ही तोड़ते हुए नजर आएंगे तो उनके साथ कौन जुड़ेगा भविष्य में? तो कांग्रेस ऐसा कभी नहीं करेगी। लेकिन इस प्रकार के कांग्रेस जो मैसेजेस रिले कर रही है, इस तरह के जो संदेश निकलने दे रही है अपनी गतिविधियों से, वरना प्रताप सिंह बाजवा और उनके अपने सांसद की बात का कांग्रेस के प्रवक्ता खंडन कर सकते थे, वो नहीं कर रहे हैं खंडन। वो कह रहे हैं हम कुछ नहीं तोड़ रहे हैं, कोई हमारे साथ खुद आना चाहता है तो आ जाए, हम कैसे रोक सकते हैं, तो राजनीतिक प्राथमिकता है किसी व्यक्ति की, इस प्रकार की बात कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आप भाजपा की तरह न तोड़ रहे हैं, न तोड़ने की आप में ताकत है। ये भी मान रहे हैं कि हमारे पास केंद्रीय एजेंसियां नहीं है, हमारे पास केंद्र सरकार नहीं है, हमारे पास उस तरह का पैसा नहीं है, हमारे पास उस प्रकार की नियत नहीं है, सब बोल रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। लेकिन अगर कोई अपने आप दल बदल करना चाहता है तो हम उसको प्रोत्साहन देंगे दल बदल करने के लिए, या हम उसको मना नहीं करेंगे दल बदल करने के लिए। ये सब जो बातें कांग्रेस बोल रही है उसका सीधा मतलब है कि कांग्रेस चाहती है कि इंडिया गठबंधन अभी लोकसभा चुनाव की राजनीति शुरू होने से पहले तक केवल संसद के अंदर आपसी समन्वय का ही एक नाम बन के रह जाए, इसके अलावा और इंडिया गठबंधन का कोई वजूद न रहे। थोड़ा सा सवाल मैं अतीत में ले जाना चाहूंगा, क्योंकि आपने कहा कि जब राहुल गांधी ने नीतीश कुमार को मना कर दिया उसके बाद नीतीश कुमार ने जाने की तैयारी शुरू कर दी, या ये भी एक सच्चाई थी कि नीतीश कुमार पहले से तैयारी कर रहे थे और राहुल गांधी को इसका अंदाजा था, इसलिए उन्होंने इस पे सवाल उठाया कि संयोजक को ना बनाया जाए? प्रमाण तो नहीं मिलते हैं, देखिए इसके कोई प्रमाण तो नहीं मिलते हैं। अब ऐसे तो अंदाजा कोई भी लगाया सकता है कि उनके प्रवक्ताओं के बॉडी लैंग्वेज काफी बदल गए थे उस समय नीतीश कुमार। देखिए वो उनको शुरू से ही उम्मीद थी कि उनको बनाया जाएगा, उनको बनाया नहीं जा रहा था। ये मामला बहुत लंबा खिंच गया था, ये बार बार इस तरह की बातें की जाती थी मीडिया में, लेकिन उनको तो बनाया नहीं जा रहा था। तो उनके अंदर असंतोष तो था ही, क्षोभ भी था। वो सोच रहे थे कि हमने बेकार में ही जहमत उठाई,
इन लोगों के कहने पे हम तमाम दौड़ धूप करते घूमे, हमने वहां से हम इधर भी आए, सब जो कुछ भी उन्होंने किया हम लोग जानते हैं उन्होंने क्या किया। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है उनके मन में कोई बात रही हो, भाई एक व्यक्ति एक ही टोकरी में अपने सारे अंडे नहीं रखता है, वो अपने सारे विकल्प खुले रखता है। जब वो देखता है कि अब इस विकल्प को अपनाने का समय हो गया है, तो वो दूसरे विकल्पों को बंद करके उस विकल्प को अपना लेता है। क्या इंडिया ब्लॉक की एक सबसे बड़ी समस्या यही है कि बहुत सारे जो दल हैं, खासतौर पे कांग्रेस और जैसे आम आदमी पार्टी हो गई, उनके बीच में एक तीखा संघर्ष है। 2 राज्यों में, एक राज्य में तो पंजाब में बिल्कुल साफ दिखता है, शायद गुजरात में भी ऐसा हितों का टकराव दिखे, और बाकी जो क्षेत्रीय दल हैं वो कांग्रेस को ज़्यादा स्पेस देना नहीं चाहते हैं। तो क्या ये एक मुख्य वजह है उसके भीतर जो संकट है उसका? देखिए, कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहां कांग्रेस एक महाप्रबल पार्टी है। जो प्रोफेसर योगेश अटल डोमिनेंट पार्टी को एक दल महाप्रबल कहते थे, तो हम महाप्रबल पार्टी कह सकते हैं। तो अब जैसे मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, गुजरात है, केरल है, कर्नाटक है, इन तमाम प्रांतों में कांग्रेस जो है वो एक भारतीय जनता पार्टी के बाद एक महाप्रबल पार्टी है। इन प्रदेशों में कांग्रेस किसी दूसरी पार्टी को कोई गुंजाइश नहीं देना चाहती, कोई एल्बो रूम नहीं देना चाहती कतई। इसी तरीके से तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में किसी कोई जगह नहीं देना चाहती, आम आदमी पार्टी दिल्ली में किसी कोई जगह नहीं देना चाहती, कांग्रेस हरियाणा में किसी कोई जगह नहीं देना चाहती। तो जिसकी जहां जो ताकत है वो कोई जगह नहीं देना चाहते। उत्तर प्रदेश की और बिहार की स्थिति विशेष तरह की है। वहां पे जो प्रबल पार्टियां हैं उनको कांग्रेस की जरूरत है अन्य अन्य कारणों से। जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को कांग्रेस की आवश्यकता है, वरना समाजवादी पार्टी को लगता है कि मुसलमान वोट हमारा कुछ बिखर सकता है, दलित वोट भी हमें चाहिए कांग्रेस के जरिए। मतलब दो मुसलमान वोट को एकजुट करना है, ध्रुवीकरण करना है एक तरफ, और दलित वोट को अपनी ओर खींचना है, जो समाजवादी पार्टी को वैसे मिल नहीं सकता, क्योंकि समाज के धरातल पर यादवों के और जाटवों के बीच में और पारसियों के बीच में टक्कर है, बड़ी टक्कर है। तो वो कांग्रेस के जरिए मुमकिन है। इसीलिए अखिलेश बार बार कहते हैं कि कांग्रेस के साथ हमारा गठबंधन बिल्कुल अटूट है। आज भी उनके प्रवक्ता कह रहे थे कि हम कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में। इसी तरीके से बिहार में जो महागठबंधन है उसमें भी कांग्रेस की मौजूदगी पुरानी है, ऐतिहासिक है, और मुझे नहीं लगता कि कुछ भले ही सीटों के मामले में थोड़ी बहुत खींचतान हो, लेकिन लालू यादव चाहेंगे कि कांग्रेस इस गठबंधन को छोड़ के बाहर निकल जाए, या कांग्रेस भी नहीं शायद चाहेगी गठबंधन को छोड़ के बाहर निकलना। तो इन दो प्रदेशों को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर कांग्रेस जहां पर महाप्रबल है वो किसी को कोई गुंजाइश नहीं देना चाहती, और उसी तर्ज पर दूसरी जो क्षेत्रीय शक्तियां जो अपने अपने क्षेत्र में महाप्रबल हैं वो किसी को कोई गुंजाइश नहीं देना चाहती। इसी प्रकार के राजनीतिक आग्रहों की अभिव्यक्ति आप तृणमूल कांग्रेस के स्वर में सुन सकते। वो यही तो कह रही है तृणमूल कांग्रेस की, भाई हम अपने दम पे लगातार चुनाव दर चुनाव जीत रहे हैं, हमारे पास, हमने लोकसभा में जबरदस्त बीजेपी को नुकसान पहुंचाया, उनसे सीटें छीन ली, हमने विधानसभा में उनको करारी पराजय रसीद की, उनको आगे भी हम सक्षम है उनसे लड़ने के लिए। अब अलग बात है कि उनका चुनाव में आगे क्या, आखिरकार तृणमूल कांग्रेस ही पश्चिम बंगाल की जमीन पर लड़ पाएगी बीजेपी से, और तो कोई लड़ नहीं सकता। बाकियों की भूमिका तो आनुषंगिक रहेगी ना, कॉम्प्लीमेंट्री भूमिका ही तो रहेगी बाकी लोगों की। तो ये राजनीति का यथार्थ है, जिसका जहां पर दबदबा है, बोलबाला है, वो उसमें किसी के लिए और कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहता। ममता बनर्जी अपनी पीठ पर सवार होकर कांग्रेस को अपने ही जनाधार के बीच में घुसने की इजाजत क्यों देंगी? इसी तरह आम आदमी पार्टी अपनी ही पीठ पर सवार करके कांग्रेस को दिल्ली के जनाधार में घुसने की इजाजत क्यों देगी? इसी तरह कांग्रेस हरियाणा में आम आदमी पार्टी को अपनी पीठ पर सवार कराकर अपने जनाधार में घुसने की इजाजत क्यों देगी? कोई नहीं देगा। जहां मजबूरी है वहां मिलेगी इजाजत, जैसे उत्तर प्रदेश में और बिहार में। तो इस राजनीतिक यथार्थ को हमें समझना चाहिए, फिर हमें इस राजनीतिक परिस्थिति की व्याख्या करनी चाहिए।
कुछ टीकाकार ये मान रहे हैं कि कांग्रेस ने ये दिखा दिया है कि असल में दिल्ली में भी वो मजबूरी थी अगर आम आदमी पार्टी को चुनाव जीतना था तो। क्या आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस के वोट 4.25% थे, केवल 2% इस वोट में बढ़े हैं। 6.25 और 6.5 के बीच में कांग्रेस के वोट हैं। ये कांग्रेस के जो 2% वोट बढ़े हैं, ये कहां से आए? आप आज इंडियन एक्सप्रेस में लोकनीति सीएसडीएस का पूरा जो सर्वेक्षण 2 पेज में छपा है, उसके अंदर की आप टेबल देख लीजिए कि किस समुदाय के वोट किस पार्टी को कितने मिले। उससे बिल्कुल स्पष्ट है कि केवल मुसलमानों को छोड़कर कांग्रेस कहीं भी दहाई तक नहीं पहुंची है उसमें। वो बिल्कुल एक चूहे की तरह है, जिसमें वो चूहा जो है ना, एक किसी चीज के कुतर लेता है, जरा सा कुतर के उस चीज को बिगाड़ देता है। तो कांग्रेस ने चूहे की तरह आम आदमी पार्टी के वोटों को कुतरने का काम किया है। ये मेरे सामने ही रखा हुआ है, ये इंडियन एक्सप्रेस। और आप खुद उस टेबल को देखेंगे तो उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि मुसलमान वोटों में तो कांग्रेस ने 2 अंकों में कुछ तोड़फोड़ की है, बाकी कहीं नहीं कर पाई है कांग्रेस। बाकी कहीं कहीं भी ऐसा नहीं है, बाकी बहुत कम है। कांग्रेस का स्कोर ऐसा नहीं है जिसको देख के ये कहा जा सके कि अगर ये आम आदमी पार्टी के साथ होती तो उन्हें चुनाव जीतने में, दोनों को मिलकर चुनाव जीतने में सुविधा होती। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी की असली समस्या ये है कि उसके वोटों में बड़े पैमाने पर गिरावट आई है, और उस गिरावट का ज्यादा हिस्सा भाजपा में गया है। कांग्रेस में तो बहुत कम हिस्सा गया है उसका, ना के बराबर हिस्सा गया है कांग्रेस में। कांग्रेस में तो जिन समुदायों का हिस्सा कांग्रेस ने उन समुदायों की सीटों पे तो आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल करी। भाई मुसलमान सीटों पे आम आदमी पार्टी ने अपना प्रभुत्व कायम रखा है। दलित सीटों को भी आम आदमी पार्टी ने खूब जम के जीता है। भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं, बाकी 8 आम आदमी पार्टी ने जीत ली हैं। तो कांग्रेस दरअसल देखा जाए तो मुसलमान और दलित में आम आदमी पार्टी नुकसान पहुंचा सकती थी, जो कि पहुंचाया, लेकिन इतना नहीं पहुंचाया कि उन्हें उन सीटों को जीतने से रोक पाती। आम आदमी पार्टी बड़ी पराजय कहां हुई? दिल्ली देहात में आम आदमी पार्टी की बड़ी पराजय हुई। और उसकी वजह यह है कि भाई इनकी सरकार ने, केजरीवाल ने, इन लोगों ने दिल्ली देहात के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। दिल्ली देहात की हालत बहुत खस्ता थी प्रशासन के लिहाज से। जितना ध्यान उन्होंने शहरी गरीबों के ऊपर दिया, उतना वहां नहीं दिया। तो दिल्ली देहात तो पहले से तय कर चुका था कि इस बार आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देना है। दिल्ली देहात की कॉन्स्टिट्यूंसी में आप जाएं, वहां तुरंत आपको ये दिखाई पड़ जाएगा कि वो लोग तो बिल्कुल आम आदमी पार्टी को वोट न देने के लिए बिल्कुल तैयार थे। और इसका पूरा एहसास हो गया था आम आदमी पार्टी को कि दिल्ली देहात में हमें वोट नहीं प्राप्त होंगे। तो उसका पूरा फोकस यही था कि हम यही जो जो शहरी दिल्ली है, उसी में हम दरअसल हमें संघर्ष करना पड़ेगा अपने टिके रहने के लिए। तो दूसरी बात, आम आदमी पार्टी को लग गया था कि जो नौकरी पेशा मध्य वर्ग है, ये मध्य वर्ग हमसे हट रहा है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल को बिल्कुल चुनाव के आखिरी दौर में उसके लिए अलग से घोषणा पत्र लेके आना पड़ा। शुरू से उनका फोकस उस तरफ नहीं था। और भाजपा उस नौकरी पेशा मध्य वर्ग को लगातार अपनी ओर खींच रही थी और अंततः खींचने में कामयाब रही। लेकिन एक खबर आई थी जिसमें आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायकों ने ही यह कहा था कि असल में कांग्रेस ने उन्हें चुनाव हरा दिया या कांग्रेस ने इसमें एक नकारात्मक भूमिका निभाई। तो उनका यह आरोप एक तरीके से आधारहीन ही माना जाए कांग्रेस के संदर्भ में आधारहीन बात। का सवाल नहीं है, ये एक बचकानी चुनावी गणित का परिणाम है। भाई आधारहीन क्या? एक बच्चे की तरह आप देख रहे हैं कि भाई भाजपा में और आम आदमी पार्टी के बीच में इतना अंतर है, उतना या उससे ज्यादा वोट कांग्रेस के उम्मीदवार को मिले हैं। ये एक बचकाना गणित है। चुनावी गणित इस तरह नहीं चलता है। आप ये देखिए कि एक निर्वाचन क्षेत्र में जहां आम आदमी पार्टी को पिछले चुनाव में 35,000 वोट मिला था, अब उसके उम्मीदवार को 20,000 वोट मिल रहा है। 15,000 वोट उसका कम हो गया और वो 5,000 वोट से वहां चुनाव हार गया। यानी वो अपने वोटों में इतनी बड़ी गिरावट थी कि वो थोड़े से वोटों से चुनाव हार गया। वो वोट उसका गिरता ही चला गया, इतना गिरता चला गया कि उसके लिए रिकवरी करना नामुमकिन हो गया। 10% की गिरावट जो है वो बहुत बड़ी गिरावट होती है। अगर वो 10% बिखर जाता है इधर उधर, अगर कई ऐसे कोने होते जहां 10% बिखर जाता,
तो उसका इतना बुरा असर इनके ऊपर नहीं पड़ता। वो 10% सीधे-सीधे 10% का 8% हिस्सा सीधे-सीधे भाजपा में चला गया। एक आखिरी सवाल पंजाब के बारे में। आज बैठक हुई दिल्ली में, कपूरथला भवन कहा जाता है, जो शायद पंजाब के मुख्यमंत्री का निवास है दिल्ली में, वहाँ पर। और सारे कैबिनेट मिनिस्टर आए, विधायक आए, अरविंद केजरीवाल ने उनकी मीटिंग ली और खुद मुख्यमंत्री भी थे। तो ऐसा लगा कि मामला कुछ ज़्यादा गड़बड़ नहीं है, जैसा कि न्यूज़ में चल रहा था कि बहुत खतरनाक मीटिंग चल रही है और कुछ भी बड़ा फैसला हो सकता है। तो इसे माना जाए कि आम आदमी पार्टी खुद को सँभालने की कोशिश कर रही है, या फिर एक अनिश्चितता है जो बनी रहेगी आने वाले समय में? देखिए, न्यूज़ में तो इसलिए चल रहा था कि वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को में सबको मजा आ रहा, जो मैंने कल भी कही थी बात ये। इसलिए न्यूज़ में भी उतना चलने की ज़रूरत नहीं थी। भाई, अगर अरविंद केजरीवाल ने बिल्कुल अपना तार्किक बुद्धि, तर्क बुद्धि खो दी होगी, भगवंत सिंह मान ने पूरी तर्क बुद्धि खो दी होगी, तभी तो वो इस तरह की बात करेंगे कि भाई वो अपना मुख्यमंत्री पद खाली कर दें और उस पर अरविंद केजरीवाल बैठ जाएं आके, या कोई इस प्रकार का कोई दूसरा नाटकीय कदम उठाया जाए। ऐसा थोड़ी ना होता है। कोई भी नेता इस तरह थोड़ी ना काम करता है। ये तो बिल्कुल बेकार की बात है। ये मीडिया में जो सनसनी बनाई जा रही थी, वो सनसनी किसी काम की नहीं थी। उसका यही असर होना था जो हुआ। हम आज की अपनी बात को इसी बिंदु पर विराम देते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति के बारे में प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से बातचीत करेंगे। कार्यक्रम को खत्म करने से पहले मैं सभी दर्शकों से यह कहूँगा कि अगर वे हमारे चैनल के साथ नियमित रूप से नहीं जुड़े हैं, तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ नियमित रूप से जुड़ें। आज की बातचीत के लिए वैसे आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।